हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो जो हमने फिजिक्स की अपलोड की थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। हमने जो 3 पार्ट अपलोड किया था उन तीनों पार्ट में जो जो टॉपिक हमने आपको मेंशन करके बताया था उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी हमको प्राप्त हुए जिनको पढ़ने के बाद बहुत खुशी हुई। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम केमिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर दे रहे हैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो को देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन शॉट लेके आप पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी पुस्तक में इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं और उनकी तैयारी 1-2 दिनों के अंदर कर सकते हैं और अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर से थोड़ा सा टफ आता है और क्वेश्चन रैंडमली शफल होते रहते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, इसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 60+ स्कोर करके आएंगे 70 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये पहला सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन। ये चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सरफेस केमिस्ट्री में जितने छोटे छोटे डेफिनेशन आपको दिखें, आप सब छोटे छोटे डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे एड्जॉर्प्शन हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एड्जॉर्बेंट हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। तो इस तरह जितने भी छोटे छोटे आपको डेफिनेशन दिखते हैं उन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर हम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं और चैप्टर मेंशन कर रहे हैं ताकि आप वहाँ जा करके, अगर आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा सार है या आपके टीचर्स के नोट्स हैं, तो वहाँ से आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए। इन टॉपिक के आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना 90% है, मान के चलेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको इंडिकेट किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से आप पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आप अच्छा नंबर लेके निकलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, एड्जॉर्प्शन। ये चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का है। वहाँ जितने छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेशन के तौर पर उनको पढ़ लीजिए। जैसे एंजाइम्स हो गया, कैटलिस्ट हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ये 2 नंबरों के लिए यहाँ से पूछे जाते हैं या 1 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, ये 1 नंबर के सवाल हैं। अरेंज दीज कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा जो 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन्स, वहाँ से ये सवाल है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर हाई ऑर्डर रिएक्टिविटी पूछा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लिया जाता है। तो आप इनको अरेंज करना अच्छे से सीख लीजिए। इसके बाद IUPAC नेम भी पूछा जाता है केमिकल फार्मूले का, तो नेमिंग तो आपको करना आता होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले कितने मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन को हम पेंटेन बोलते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर लास्ट से शुरू होगी या इधर से शुरू होगी? तो इसका आंसर है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहाँ से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन में लगा है, इसलिए ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ पर हो गई। अब सबसे पहले जो हैलोजन फैमिली के मेंबर लगते हैं वो एज ए प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं नाम लिखने में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हैलोजन फैमिली का एक मेंबर क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है चौथे कार्बन में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, दोनों सेम ग्रुप है मिथाइल। एक लगा है 2 नंबर में, एक लगा है 3 नंबर में, इसलिए यहाँ पर नाम क्या आया, 2,3। 2 मिथाइल हैं इसलिए डाई मिथाइल। और 1 नंबर पर ये जो कार्बन है इस पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। पेंटेन पूरी चैन है और उसमें एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने अल्कोहल लगा दिया 1 नंबर में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 1 पेंटेनॉल। तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेनॉल। तो उम्मीद है इस तरह के नॉमेनक्लेचर आपने सीखे होंगे और ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ये हेलो एल्केन से भी आ सकता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर से भी आ सकता है, एल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से आ सकता है, या कार्बन कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन से आ सकता है। चैप्टर नंबर हमारा जो 14 है या 13 है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इनके प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेलिन क्या चीज़ है। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। 40% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का, उसी को हम
फॉर्मेलिन बोलते हैं। फॉर्मेलिन से आपको याद रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन मिलता जुलता शब्द है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी चीज़ को, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे डेफिनेशन यहाँ पर हर चैप्टर से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे ये देखिए एंजाइम्स यहाँ पर आ गया, तो एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ये सरफेस केमिस्ट्री में आई थिंक आपको मिल जाएगा। एंजाइम्स है, कैटलिस्ट है, तो छोटे छोटे जो डेफिनेशन है इनको जरूर से प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, अगला हमारा जो ये जो छठवां क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से है, और सॉल्यूशन से एक न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री में रहता ही रहता है। अब वो न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, ध्यान से समझिए। ये न्यूमेरिकल मोलैरिटी के टॉपिक से आ जाता है, कभी मोलैलिटी के टॉपिक से आ जाता है, कभी मोल फ्रैक्शन के टॉपिक से आ जाता है। इसलिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, मोलैरिटी वाले हो गए, मोलैलिटी वाले हो गए और मोल फ्रैक्शन वाले हो गए, आपके परीक्षा बोर्ड में इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो वहाँ से इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आराम से आपसे बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको सॉल्यूट के मोल चाहिए होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर में। अब यहाँ NaOH क्या चीज़ है, सॉल्यूट है, और ये इसका मास है। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल कहलाता है। यहाँ पर देखिए मोल निकालने का तरीका क्या है, दिस इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो NaOH का मास हो गया 8, तो यहाँ 8 आ गया ऊपर, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास होगा 40, तो नीचे 40 आ गया। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम मोल निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हमसे मोलैरिटी पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा गया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए 250 मिलीलीटर, मिली को हम लिखते हैं 10⁻³ तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या 10⁻³ को 1/1000 में लिखते हैं, देखिए तो ये 250 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये लीटर में चेंज हो गया। दोनों चीज़ें आ गई, मोल्स भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 2 से हर हाल में रहता है। मैंने टॉपिक बता दिया, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मोल फ्रैक्शन की। इन 3-4 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का है, वहाँ से भी इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना, और छोटे छोटे डेफिनेशन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो गया, सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो गया, इनको पढ़ लीजिएगा। तो इनके छोटे छोटे डेफिनेशन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये एग्जाम्पल के साथ है, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हेलो एल्केन से है, देखिए हेलोजन्स आर कलर्ड वाई, क्यों हाइलोजन्स कलर्ड होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं, ये कलर्ड एलिमेंट क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये अलग अलग एलिमेंट का शेप अलग अलग होता है, तो वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने से उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस लोअर एनर्जी लेवल में लौटते हैं तो फिर वो लाइट बाहर निकालते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते समय जैसा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, वो लोअर एनर्जी में आते समय वैसा ही कलर इमिट करता है, इसलिए हाइलोजन हमको कलरफुल दिखते हैं अलग अलग कलर में। ठीक है, फ्लोरीन हमको येलो कलर का दिखता है। तो ये सारे आंसर आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक एमीन्स, ये आपका चैप्टर नंबर 13 या 14 बनता है, 13 बनता है आई थिंक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन, वहाँ का क्वेश्चन है। इसको इस तरह के और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमीन से प्रिपेयर करने हैं। एमीन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। इसके बाद केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ये भी अमीन चैप्टर से है। देखिए अमीन चैप्टर से लगातार 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम एक एक चीज़ पढ़ के यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। सॉल्यूशन चैप्टर जो है वहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा परीक्षा में, याद रखिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर से, जो बड़े बड़े हैं, लेंदी हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। उनका मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान से आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जितने सवाल हैं ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको सब पढ़ना चाहिए। उसमें से पहला आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लीजिए, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़िए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके सेट में दिखने वाला है। तीसरा पढ़िए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये 3 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन तीनों के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहते हैं और रहेंगे, इसलिए इन तीनों को आप कैसे करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जब आप लिखते हैं तो प्रॉपर ग्राफ के साथ आपको बनाना पड़ता है, तो इसका ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका आंसर है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर लीजिए
और इसके बाद ये ग्राफ है, आप इसको किसी भी किताब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये समझाने का समय नहीं है, अदरवाइज हम हमारे डिटेल में लेक्चर इसके अवेलेबल हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कर्व के बारे में थोड़ा बहुत लिखना रहता है, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके एक्सप्रेशन जरूर लिखिए, ठीक है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इनको जरूर आप एक्सप्लेन करिए। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़िए। तो 3 तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गई इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कुछ लॉ हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, हेनरी लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डाल्टन्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन 2-3 लॉ से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखता है परीक्षा में, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अभी मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लीजिए, किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। थोड़ा लेंदी है, लेकिन 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। लियोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स जो है चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का है, तो इसमें जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं इन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। और डिटर्जेंट और सोप का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे चैप्टर 5 से, वो भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम हो गया, डिस्पर्स मीडियम हो गया, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ओके, रोस्टिंग चैप्टर नंबर 6 है, मेटलर्जी का चैप्टर है। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे नंबरों के लिए आते हैं, तो इसको भी आप जरूर पढ़िए। तो देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर को प्योर करने के लिए रोस्टिंग मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसको आप एक बार प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको केमिकल रिएक्शन के साथ इसको लिखना रहता है। अगला देखिए, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स एनामोलस बिहेवियर विद अदर एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप वाई। जो ग्रुप नंबर 16 है उसमें ऑक्सीजन अपने बाकी फैमिली मेंबरों से अलग बिहेवियर रखता है, अलग प्रॉपर्टी रखता है। क्यों? उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन का एक तो साइज बहुत छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण उसके आखिरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, और उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। ये उसको बाकी के एलिमेंट से अलग बनाता है। तो इस तरह ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 या 8 बनता है आपके केमिस्ट्री की बुक में, इसको भी प्रिपेयर करिए, ऑक्सीजन से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, एक हाइबर प्रोसेस हो गया अमोनिया के लिए। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, दोनों को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर नंबर 9 है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चैप्टर का ही नाम है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन, ये 3-4 नंबर का आपके परीक्षा में आता है। ये 3 नंबर का सवाल है। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, एक आपको ये फार्मूला दे देगा, केमिकल फार्मूला, और इसके नाम पूछेगा। ये सब सॉल्ट्स है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं सॉल्ट्स पढ़ते हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ये फार्मूला दे करके आपसे नाम पूछता है, दूसरा नाम देगा और आपसे फार्मूला पूछेगा। तो इन दोनों का वाइस वर्सा आता रहता है परीक्षा में, इसलिए इसको तो हर हाल में प्रिपेयर करना। देखो, इस पूरे चैप्टर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये चैप्टर लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं, लेकिन आपको इस पूरे चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 9 है ये, यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर सीख के आना है बस। सिर्फ नॉमेनक्लेचर आपके परीक्षा में चैप्टर 9 से आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता। इसलिए जितने नॉमेनक्लेचर आपके इस चैप्टर में हैं सबको रट लीजिए। फार्मूले से नाम बनाना और नाम से फार्मूले बनाना रट लीजिए, 3 नंबर आपको दे के जाने वाला है, ठीक बात। तो उम्मीद है आप इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 10 है ये, हेलो एल्केन्स। इसमें SN2 मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बताया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दिस इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो ये भी आपका पूछा जाता है, और SN1 रिएक्शन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन हेलो एल्केन से, SN1 और SN2, इनको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 2 में से कोई एक 100% आपके परीक्षा में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, एक सवाल इस तरह का भी रहता है, ABC 3 हमारे एलिमेंट्स हैं या 3 कंपाउंड हैं, उसको आपको यहाँ पर रीअरेंज करना रहता है। तो ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक बार इस तरह के सवाल अपने परीक्षा बोर्ड से या परीक्षा सार से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसमें जितने सवाल आ रहे हैं इस PDF में, आपको इन सवालों को तो हर हाल में पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में। और इसके अलावा भी बहुत सारी विटामिन हैं जो आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में मिल जाती हैं, आई थिंक, विटामिन का। तो विटामिन का पूरा एक चार्ट है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 14 में, उस पूरे चार्ट को आप पढ़ लीजिए कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उस विटामिन का केमिकल नाम क्या है,
तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 14 ईजी चैप्टर है। थोड़े उसके डायग्राम वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह जो कंपाउंड के हैं, ग्लूकोज के, सुक्रोज के, फ्रुक्टोज के, ये थोड़े से अजीब हैं। लेकिन उसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, इनका स्ट्रक्चर भी आपके परीक्षा में आता है। तो इनको आपको प्रिपेयर करना है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर से। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें वो विटामिन वाला है जो सामने आपके है। इसके अलावा भी जो विटामिन है, जैसे विटामिन के है और बाकी जो विटामिन हैं, उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए पॉलीमर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो पूरा पॉलीमर आपको पढ़ लेना है। पॉलीमर में जितने डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आ गए हैं। ये कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट, नॉन एनायनिक डिटर्जेंट, ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा सरफेस केमिस्ट्री में। तो वहाँ से इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं ऊपर बात ही कर रहा था कि हमको सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, डिटर्जेंट का और सोप का, तो उसी में ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। अगला चैप्टर नंबर 1 की हम बात करेंगे, सॉलिड स्टेट। ध्यान से समझिएगा, सॉलिड स्टेट से क्या क्या चीज़ आपको पढ़ के जाना है जो हर हाल में आपके परीक्षा में आएगा। तो पहला तो ये टॉपिक है, ध्यान से देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़िए, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़िए। इसके अलावा लास्ट में, पहले चैप्टर के आखिरी में, आपको सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक मिल जाएगा। उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, हालांकि सेमीकंडक्टर आपने फिजिक्स में प्रिपेयर किया होगा, तो सेम टू सेम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 3-4 टॉपिक ये हो गया, एक शॉर्टकी डिफेक्ट, एक फ्रैंकल डिफेक्ट, ये तो आता है परीक्षा में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में दिख जाते हैं, उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसके शुरू में जो क्वेश्चन दिया है, जैसे एमॉर्फस सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इन दोनों को प्रिपेयर कर लो। कभी ये अलग अलग डेफिनेशन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, कभी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये दो हर हाल में पढ़िए, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा एक दो और है सॉलिड की कैटेगरी, जिसमें मेटालिक सॉलिड हो जाता है, और एक का दुक्का इसी तरह और एक दो नाम है, मैं नाम शायद भूल रहा हूँगा, लेकिन आप एक बार नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उनको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो यहाँ से पढ़नी है, छोटी छोटी। वो क्या है, आपको बीसीसी पढ़ना है, एफसीसी पढ़ना है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एक यूनिट सेल। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी शॉर्टकट में इनको एससीसी बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। इनके छोटे छोटे डेफिनेशन डायग्राम के साथ इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये भी इक्का दुक्का 1-2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है, जैसे पहले चैप्टर से आपको वॉइड्स पढ़ना है। 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो दोनों तरह के वॉइड्स अच्छे से पढ़ लीजिए, वॉइड्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिए, और वॉइड्स पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे निकालते हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, उसको पढ़ लीजिए, उसके न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का टॉपिक पढ़िए और इन पर 1-2 न्यूमेरिकल लगा लीजिए। 2 में से कोई एक चीज़ आपकी परीक्षा में दिख जाएगा। इसके अलावा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, इसको पढ़ लेना भैया अच्छे से, समझ गए। तो इतनी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं चैप्टर नंबर 1 से, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ से बाहर कोई भी सवाल आपको चैप्टर 1 से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको देख लीजिए। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिफरेंस है, यहीं से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ये नीचे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, देखिए ये सेम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने के लिए है। तो न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए। इसके अलावा कोरोजन का एक टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। तो कोरोजन आपको हर हाल में पढ़ना है। ये हर 1 साल 2 साल बदल बदल के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है, मैकेनिज्म पूछा जाता है, और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कोरोजन यानी जंग लगना, किसी मटेरियल का खराब होना। तो इसको देखिए, इसके डायग्राम भी होंगे यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन भी है, मैकेनिज्म भी है, ये सब कुछ देखिए। डायग्राम आपको यथावत बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, और इसके प्रिवेंशन लिखना है कि हम किस तरह से इसको बचा सकते हैं जंग लगने से। तो इसका आंसर है हम पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, उसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में देखिए नर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है। नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन आप अब बहुत समय नहीं तो आप सिर्फ इसको रट्टा भी मार सकते हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने नर्स्ट इक्वेशन है, देख लीजिए, आराम से इसको पढ़िए।
आखिरी में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 की, जो 5-5 नंबर के लिए आता है। तो इसमें याद रखना चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए रहता है। तो आप इस चैप्टर को जो देखिए परीक्षा बोर्ड जब आप खोल के देखेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर 8 बनता है आई थिंक, तो इस चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन होंगे जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एक्टिनाइट और लेंथेनाइट का डिफरेंस हो गया या उनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको पढ़ लीजिए। और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड, इसको बिल्कुल हर हाल में पढ़ डालिए। ये 5 नंबर देके जाते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लीजिए, ये भी आपको 5 नंबर देके जाने वाला है। तो इस चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आराम से इनको पढ़िए, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पर आया भी है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर करिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा नंबर देखे जाता है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और दूसरा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा आपके नेमिंग रिएक्शन के ऊपर। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 15 के बीच में हैं, आप पूरे नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बना लीजिए और जितने नेमिंग रिएक्शन है, चाहे वो पिछले साल आया हो या नहीं आया हो, सबको पढ़ना है आपको। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखिए जैसे एसिटाइलेशन हो गया, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, स्कीमेट रिएक्शन हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके नेमिंग रिएक्शन है, आपको सारे नेमिंग रिएक्शन प्रिपेयर करने हैं क्योंकि वो आपके 5 नंबर के सवाल के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नंबर का रहता है, 5 देता है नेमिंग रिएक्शन, तो 5 को आपको एक्सप्लेन करना रहता है, केमिकल रिएक्शन लिखना रहता है। तो जब आपको ये अच्छे से याद रहेगा तभी आप यहाँ से 5 नंबर उठा पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। और इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और रहता है, वो होता है ये व्हाट हैपन वाला, कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिख के बताना रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर के लिए आते हैं। तो एक तो नेमिंग रिएक्शन आता है 5 नंबर में, और दूसरा केमिकल रिएक्शन, अगर इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या होगा। तो ये वाले सवाल भी आपको आते हैं और ये भी नेमिंग रिएक्शन से ही रिलेटेड आते हैं, इसलिए इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद आप 60-65 अब भी अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और बहुत ही जल्दी इसका अगला नेक्स्ट पार्ट भी अपन लेकर के आएंगे। यानी इसके 4 सेट आपको पढ़ने हैं हर हाल में। 4 सेट अगर आपने पढ़ लिए तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, आप आराम से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।